ओके बच्चों, हेडिंग डालो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में बताया ना बेटा मैंने आपको, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा, देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है समझो कि जैसे मान लो करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। किस कारण से ड्रिफ्ट हो रहे हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने से जो चीज़ रोक रही है उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर का क्या बोलते हैं उसको हम, रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, जो करंट को फ्लो होने से करंट के खिलाफ क्या करती है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। करंट के अगेंस्ट जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अभी आपने पढ़ा है, आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, आर की वैल्यू होती है बेटा एल एम ई एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, और मैंने बताया रेजिस्टिविटी होती है एक टर्म, वो होता है एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बोलो सही बात है कि नहीं है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है बेटा, ओम। ऐसा समझो, 1 वोल्ट 1 एम्पियर करंट, मतलब वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। सही है, ऐसा यूनिट ओम होती है। और 1 ओम होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर के। सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ तो साथ था ही था इसमें भी, ठीक है ना। एल अपॉन ए था इसमें साथ में, क्या था, एल अपॉन ए। तो कुल मिला के इसकी यूनिट क्या होगी, देखो ध्यान से, तो रो होगा हमारा, अगर मैं बोलूँ आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अगर मैं बोलूँ आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो होगा आर ए बाई एल। ठीक है ना। तो एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर और रेजिस्टेंस की ओम, तो क्या आ गई, ओम मीटर आ गई। क्या आ गई बेटा, ओम मीटर। यूनिट क्या आ गई इसकी, ओम मीटर आ गई। कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन की बात कर लेते हैं बेटा, तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो R की डायमेंशन क्या आएगी जल्दी बताओ, वोल्ट अपॉन करंट। वोल्ट अपॉन करंट, वोल्ट होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क होता है ml2t-2, वर्क अपॉन चार्ज होता है AT, तो यानी A-1 T-1। ठीक है, और ये आ गया वोल्ट अपॉन करंट, नीचे आएगा तो A-1। तो कुल मिला के कितना बन गया ये सारा, ये बन गया रेजिस्टेंस की डायमेंशन बन गई ML2 T-3 A-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई। रेजिस्टिविटी की डायमेंशन कैसे निकलेगी बेटा, कैसे निकलेगी, ओम के साथ मीटर मल्टीप्लाई कर दूँ यानी एल क्यूब हो जाएगा, तो ML3 T-3 A-2। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, अच्छा आपको छोटी मोटी बातें और बता देता हूँ। वैसे मान लो कोई कंडक्टर दे रखा है, एक तार दे रखी है, ध्यान से देखो, है ना, एक तार दे रखी है, इसकी लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है R। ठीक है, पक्का, इसकी रेजिस्टेंस क्या है R। अगर आपसे पूछे कि इस L/4 हिस्से की रेजिस्टेंस कितनी होगी, L/4 हिस्से की रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप कहोगे R रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L अपॉन है। ठीक है, तो R न्यू जो इतना हिस्सा है उसकी रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ कितनी है L/4, लेकिन एरिया तो यही है, तो रो L/4 अपॉन ए, तो R न्यू आ जाएगा R/4। बोलो समझ में आई मेरी बात, पक्का। ये किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, एक इस टाइप से बन सकता है कि मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, बेसिकली यहाँ मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन टू लेंथ, ये तो लगाया। अब मैंने क्या करा, फिर से क्वेश्चन दिया, मैंने बोला एक फिर से कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया A है, इस कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल कर दी। स्ट्रेच क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, और स्ट्रेच करके लेंथ क्या कर दी बेटा, डबल कर दी। अब आपसे रेजिस्टेंस पूछेगा, देखो
तो जितना वॉल्यूम इस कंडक्टर का पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में है। तो पहले एरिया AL था, अब एरिया A न्यू L न्यू हो चुका है, सही है। AL एरिया था पहले, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो A न्यू L न्यू कितना है 2L, बोलो। तो A न्यू आ जाएगा A/2, बोलो सही बात है कि नहीं है। A न्यू आ गया A/2 और L न्यू तो हमें गिवन ही था 2L, सही है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, एरिया डबल लेंथ डबल हुई तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सही है बेटा। तो अब क्या करोगे, रेजिस्टेंस क्या होती है ρL/A। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ नहीं बोलोगे, एरिया भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा R = ρL²/V। वॉल्यूम कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो R को डायरेक्टली टू L² बोल सकते हो, या तो ये कर सकते हो आप, या आप ये कर सकते हो, ये R = ρL/A है, इसमें A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन गया ρV/A²। रो कांस्टेंट, V कांस्टेंट है ना, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, ये भी कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगे वो लगा सकते हो आप, ठीक है। अब L न्यू वाला लगे तो ये लगा लेना, एरिया वाला लगे तो ये लगा लेना, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। देखो कैसे, अगर रेजिस्टेंस L थी, अब सॉरी L लेंथ थी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस थी R, अब रेजिस्टेंस होगी R न्यू, तो लेंथ 2L होगी, 2L होगी तो कितनी हो गई 2L का स्क्वायर, अगर लेंथ वाले से करता हूँ तो, है ना। तो R R/R न्यू = L²/2L का स्क्वायर, यानी 4L²। तो R न्यू आ गया 4R, 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गई। एरिया से करूँगा तो एरिया A/2 आ गया, एरिया क्या आ गया A/2, तो A/2 नीचे आएगा तो ऊपर जाके 4 ही हो जाएगा ना, बोलो। तो कितना बन जाएगा 4 टाइम्स, क्या बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको ये सब बातें ही पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बातें, ठीक है। और बेटा आप ये कर सकते हो, आप लिखो, हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें लिखो बेटा, आप लिखो, as long as the temperature of material is constant, as long as the मतलब जब तक, as long as the temperature of material is constant, temperature of material is constant, resistivity of material also remains constant। अब मेरी बात सुनो, देखो, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तब तक रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट, यानी ये टर्म फिक्स रहेगी। देखो टेम्परेचर से मास तो चेंज होगा नहीं, ना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होंगे, ना ये ई चेंज होगा। चेंज क्या होगा, टाउ, क्या होगा, टाउ चेंज होगा। देखो टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर अगर बढ़ा दूंगा तो जो कोलिजन्स होंगे वो मोर फ्रीक्वेंट होंगे, मोर फ्रीक्वेंट होने की वजह से टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ये टाइम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, ये घट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, बढ़ जाएगी। बोलो, अगर टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो ये जो मीन रिलैक्सेशन टाइम था क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, ये कोलिजन क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, ठीक है, टाइम घट जाएगा। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये टाउ घट जाता है, टाउ घट जाता है तो रेजिस्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रो ही डिपेंड करता है आर पे भी, आर भी बढ़ जाएगा। किसके लिए है लेकिन ऐसा सब कुछ, कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए है सब कुछ, कंडक्टर्स के लिए, ठीक है ना, कंडक्टर्स के लिए है। तो लिख लो इन बातों को अपनी भाषा में लिख लो, फिर मैथमेटिकल आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा इसका मैं, लिख लो पहले इसको। एज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, resistivity increases, and hence resistance of conductor increases, and hence resistance of conductor increases।
ठीक है, फिर लिखो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ये लिखो आप। इसके बारे में बताता हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, हेडिंग डाल लो। देखो हमारा आर होता है, वो होता है आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट प्लस बीटा टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर प्लस गामा टी माइनस टी नॉट का क्यूब अप टू सो ऑन। ये रेजिस्टेंस होती है मेरी, सही है। अगर रेजिस्टिविटी भी लिखूंगा तो रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस सेम अल्फा टी माइनस टी नॉट बीटा टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर टू सो ऑन। बोलो अब कंडक्टर्स के लिए क्या करते हैं हम, फॉर कंडक्टर्स ध्यान से देखेंगे, फॉर कंडक्टर्स बीटा गामा इज वेरी निग्लिजिबल, बहुत छोटे होते हैं, बीटा गामा बहुत छोटे होते हैं, एंड वी कैन निग्लेक्ट, वी कैन निग्लेक्ट, हम उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, R is resistance at temperature T, at temperature T। सही है बेटा, डेल्टा टी मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोट था, फाइनल आर है, इनिशियल टेम्परेचर टी नोट था, फाइनल टी है, तो टी माइनस टी नोट इज डेल्टा टी, टी माइनस टी नोट इज व्हाट, डेल्टा टी। रो की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो आप, रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है ना, वो तभी बढ़ सकता है जब अल्फा क्या हो कांस्टेंट, अल्फा क्या हो पॉजिटिव, तो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरीके से आता है कंडक्टर के लिए। देखो इनिशियल टेम्परेचर हम जनरली 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर क्या लिया जाता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर को। तो रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ विद टेम्परेचर, रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ विद टेम्परेचर, अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ टी नॉट टेम्परेचर तो यहाँ रेजिस्टेंस आर नॉट होगी, और ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये नियरली क्या है, ये नियरली स्ट्रेट लाइन है। नियरली स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या है, देखो नियरली स्ट्रेट लाइन का क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इक्वेशन क्या है, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट है ना। तो ध्यान से देखो मेरी बात, देखो रियल इक्वेशन ये है, यही अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है, ये क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है। तो इसमें t की डिग्री 1 है, r की डिग्री 1 है, तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, हाँ नियरली स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या कह रहे हो बेटा, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, r इक्वल टू, देखो r माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, है ना, लिखते हैं ऐसे पक्का, ठीक है ना। अगर स्मॉल चेंज लिखेंगे, स्मॉल चेंज लिखेंगे बेटा तो ये डी आर बन जाएगा,
ठीक है, ये उस इंस्टेंट पे रेजिस्टेंस बन जाएगी, बोलो, और ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। सिमिलर रेजिस्टिव के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, डी रो अपॉन रो dt। ठीक है, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस। बोलो, समझ में आया? दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी। बोलो, क्लियर है एकदम? ये पता होना चाहिए बेटा आपको, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो, फॉर मेटल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज फिक्स्ड। मेटल्स के लिए जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होने हैं वो उतने ही रहेंगे। फॉर कंडक्टर्स या मेटल्स, फॉर कंडक्टर्स या फिर मेटल्स n इज फिक्स्ड, n नहीं बदलता, n नहीं बदलता। ठीक है ना, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास r का, एम ई अपॉन एन ई स्केयर टाउ एवरेज एल अपॉन ए। ठीक है ना, फॉर कंडक्टर्स number of free electrons is fixed as temperature increases, as temperature increases, लिख लो, as temperature increases amplitude of vibration, amplitude of vibration of atoms increases and collisions of electrons will become more effective and frequent, will become more effective and frequent, will become more effective and frequent। therefore, पहले बता चुका हूँ, therefore mean relaxation time will get reduced, mean relaxation time will get reduced and therefore on increasing temperature resistance and resistivity of metals increases, resistance and resistivity of metals increases। बोलो, समझ में आई बात? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? कहीं से कहीं तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो इस चीज़ में? ठीक है बेटा, अब आ जाओ बेटा, आप कनेक्टर के लिए आपने लिख लिया, अब कुछ ग्राफ और देख लेते हैं। इंसुलेटर के लिए देख लेते हैं। देखो, इंसुलेटर के लिए क्या होता है, कनेक्टर में तो n फिक्स होता है ना, लेकिन इंसुलेटर या सेमीटर में ऐसा नहीं होता। मैं बता देता हूँ उसमें क्या होता है, सेमीटर या इंसुलेटर में क्या होता है। देखो, फॉर सेमीटर्स या इंसुलेटर्स, फॉर नॉन मेटल्स, ऐसा समझ लो। अब मेरी बात सुनो, एक सिंपल सी बात आना मुझे, नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन पहले तो फ्री था ही नहीं, टेम्परेचर बढ़ाकर आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करोगे, टेम्परेचर बढ़ाकर आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करोगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप n बढ़ाओगे। वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटता है, n पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से n बढ़ाओगे आप। अगर n बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एम ई एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो अगर आप n बढ़ाओगे, n बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, घटेगी। रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, घटेगी। अल्फा इज नेगेटिव, ध्यान रखना। घटने के लिए अल्फा को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होने पड़ेगा, तभी तो ये नंबर r कम आएगा ना टेम्परेचर बढ़ाने पे। बोलो, इनिशियल से वैल्यू कभी तो क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो लिख लो, फॉर नॉन मेटल्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर n will increase, number of electrons per unit volume will increase, therefore resistance and resistivity, therefore resistance and resistivity will get decreased, and for non-metals we will take
वी विल टेक टेम्परेचर कोफिशिएंट एज नेगेटिव, एज नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब ये 4 ग्राफ देख लो। करेक्टर के लिए तो आप बना ही चुके हो, है ना। सेमीनेटर या इंसुलेटर के लिए देख लो, सेमीनेटर के लिए देख लो या इंसुलेटर के लिए ग्राफ कैसा होता है। देखो अब क्या होता है बेटा, T0 पे कुछ फिक्स वैल्यू होगी, ये सेमीनेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए, और इंसुलेटर या सेमीनेटर दोनों में चल जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है, R या फिर रो वर्सेस टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर T0 है मान लो, तो रेजिस्टिविटी क्या थी यहाँ, R0 थी, या फिर यहाँ R0 थी, रो0 थी, यहाँ भी R0 रो0 है। ठीक है, तो ग्राफ आया कुछ ऐसा, डिक्रीजिंग। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं सुपरहीटर मरकरी लो टेम्परेचर पर, 4 केल्विन के आसपास के टेम्परेचर पर क्या होता है, इस टाइप से ग्राफ आता है। ऐसा ग्राफ है सुपर कंडक्टर मरकरी एट लो टेम्परेचर विल बिहेव एज सुपर कंडक्टर। और उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस के साथ कैसा इफेक्ट होता है वो मैंने आपको दिखा दिया है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। और मैंगनीन और नाइक्रोम एलॉयज लो टेम्परेचर पर उनका जो अल्फा होता है, ठीक है ना, मैंगनीन या नाइक्रोम का एलॉयज जैसे कि मैंगनीन हो गया या फिर नाइक्रोम हो गया, उनका जो अल्फा होता है लो टेम्परेचर पर लगभग क्या होता है, 0 के आसपास, वेरी स्मॉल। अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर एलॉयज लाइक मैंगनीन और नाइक्रोम। सही है, तो लगभग ऐसा होता है ना। ये R वर्सेस रो और ये R0 वर्सेस रो0। समझे बेटा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन चारों ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पक्का, सही है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सीरीज पैरेलल के लिए अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टेंस का हो तो क्या निकलेगा, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रेजिस्टेंस का तो क्या निकलेगा, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे मान लो एक तार है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 है, एक और तार है उसका अल्फा 2 है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, एक तार है अल्फा 1 है, एक तार है अल्फा 2 है, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या निकलेगा। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है बेटा। एक नोट डालो, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, है ना। देखो जब तक कनेक्टर होता है सीधा, है ना, ऐसा कनेक्टर है मान लो, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, कैसा क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है हर जगह पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है दूर दूर तक, पक्का। क्योंकि आप क्या बोलोगे, इसका रेजिस्टेंस आप बोलोगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए बोलोगे, इसका सिंपल। तो इसकी रो तो रो है, एल है, और एरिया पाई R स्क्वायर है, सही है बेटा। रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं ना, ताकि इस R और इस R में कंफ्यूजन ना हो, यही बोलोगे। और J क्या होता है बेटा, J होता है सिग्मा ई, J क्या होता है सिग्मा इंटू ई, सही है। तो करंट अपॉन एरिया अपॉन सिग्मा ई होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो V है, R है, I आ गया, I उठा के यहाँ डाल दिया तो E आ गया कि नहीं आ गया, यूनिफॉर्म आ गया, आप देखोगे यूनिफॉर्म आ गया, ठीक।
ठीक है, पक्का आसान है एकदम। ठीक है बेटा, तो हुआ क्या, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म है। और एक बात देखो कि करंट हर क्रॉस सेक्शन पे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब मैंने टेढ़ा शेप ले लिया वायर। ठीक है, तो अब ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो पॉजिटिव तो इधर है, अब ऐसा क्या होता है कि करंट ऐसा अपने आप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ऐसे हो जाती है अंदर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ऐसे हो जाती है। देखो इस पॉइंट पे देखो, अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे अगर सीधी बात करी जाए, ठीक है, इस पॉइंट पे बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, बोलो। तो जब सारा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये सारे डी क्यू चार्ज होंगे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल कर रही है उनको इधर की तरफ, तो ये डी क्यू चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगी, इंडक्शन कैसे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना। नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया तो क्या होगा, एक पॉजिटिव से नेगेटिव इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब ये ओरिजिनल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंड्यूस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, कर्ड पाथ के लॉन्ग क्या कर जाएगी, उसी पाथ की शेप ले लेगी, उसी पाथ की शेप ले लेगी, उसी क्रॉस सेक्शन की शेप ले लेगी। बोलो, लेकिन अब क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची है, क्या ये ई बची है, नहीं, अब इसमें ई इंड्यूस वाला पार्ट भी आने लगा, इसमें ई इंड्यूस वाला पार्ट भी आने लगा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज कर रही है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, साथ ही साथ बेटा मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यही एक कारण है कि जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का जो वायर्स होती हैं उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, वो कैसे होता है, बैटरी की वजह से, बैटरी जो काम करती है, बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है स्ट्रेट एकदम सीधी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म जहाँ पे बेंट है वहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और डेवलप हो जाती है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके और जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो मिलके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, किसकी शेप में, ताकि क्या हो बेटा, करंट फ्लो हो जाए पाइप की शेप में। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी शेप में आ जाए, क्रॉस सेक्शन की शेप में आ जाए। पक्का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए।